मैं एक वाहिगुरु जी बात का करूं खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार, जय भीम नवोदय। आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले दिल्ली से रोशनी मेघवाल जी, आज पति पत्नी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है दोनों कपल्स का। नमस्कार। हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत सर। डॉक्टर कृपाल सिंह जी अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। संतोष साहू साहब जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका भी वेलकम करते हैं। टीआर फुटे साहब जो नोएडा से जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनका भी स्वागत करते हैं। जसबीर भाटिया साहब जुड़े हुए हैं अमेरिका से, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो मुख्य विषय है वो भारत में जो अन्नदाता कहे जाने वाले जो किसान है, उन्होंने कल भारत को बंद किया था। इस संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि हर घर परिवार में और मानवता के जीवन में किसानों का एक बहुत बड़ा मूल्य योगदान है। अगर हमारी जीवन चलती है तो किसानों के बदौलत चलती है, अन्नदाताओं की बदौलत चलती है। तो मैं सबसे पहले किसानों को जय जवान जय किसान कहता हूं, और सभी किसानों को मैं उनके इस संघर्षरत आंदोलन के संदर्भ में, हम वॉइस ऑफ मानवता की टीम लगातार उनके साथ है और इसी की चर्चा को लेकर हम आज हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, किसानों ने लगातार मेरे ख्याल से 10 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो उन्होंने देशव्यापी बंद किया था भारत को। तो जो भारत का जो अन्नदाता किसान है, जिनसे हमारी जो जीवन की जो दिनचर्या है वो सुबह से लेकर शाम तक चलती है, और हम जो भी भोजन करते हैं वो किसानों की देन है, जो हमारी जीवन की एक अमूल्य देन है। और इसे हम गुरु प्रसाद के रूप में भी कहते हैं कि वाहेगुरु ने हमें ये जो जीवन चलाने के लिए जो अन्नदाता किसानों ने दी है मेहनत करके, उस संदर्भ में हम आपसे सवाल खड़ी करना चाहेंगे कि जिस ढंग से किसानों ने, भारत का जो किसान इस आंदोलन को लेकर, इस काले कानून को लेकर लगातार संघर्ष है, तो भारत के लोकतंत्र में किसानों की समस्या को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। प्रथम प्रतिक्रिया हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत के किसानों की इस मांग को भारत के चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को आखिर में ये हठधर्मिता करनी पड़ी है, और किसानों की इस जायज मांग को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? अच्छा जी, एक before you start, I want to take a minute just to announce on behalf of the Voice of Manavata TV, congratulate Jayanti Khunte for adopting a new child, and congratulations from all of us. This is a very valiant, powerful step, so she deserves our help, assistance, and congratulations. सतनाम शिवाय। ऐसा मानवता चैनल की ओर से भी हमारे साथ युवा यंग बिजनेसमैन जुड़ी हुई है रायपुर से, जयंती खुटे का, जिसका जानकारी अभी हमारे डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने दी है। उन्होंने एक बेटी को अपना गोद लेकर के उन्होंने एक नया काम शुरू किया है उनके फ्यूचर के लिए। तो हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और उन्होंने एक नेक काम किया है, उसके लिए बहुत बधाई उनको। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी, इस सवाल का जो हमने आपको सवाल खड़ा किया है, उस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दें। हाँ, देखिए जगदीश जी, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है भारत के इतिहास में, इसका कोई पैरेलल नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी घटना है। लोग इसके महत्व को समझ रहे हो या न समझ रहे हो, इसमें सबसे बड़ी चीज जो हमको देखने को मिली है कि जिसे आप पीजेंट्री कहते हैं, किसान कहते हैं, अंग्रेजी में पीजेंट्री कहते हैं, और किसान और मजदूर वो किसी भी समाज का करीब करीब 90% होता है, ऐसा ही भारतवर्ष में है। लेकिन ये जो किसान, जो पीजेंट्री है इंडिया की, ये धार्मिक भाषा में, ये जो संवैधानिक भाषा में उसको ओबीसी कहा जाता है, और धार्मिक भाषा में वर्णाश्रम धर्म में, हिंदुत्व में इसको शूद्र की कैटेगरी में आता है। तो जो लेबर क्लास और पीजेंट्री है वो शूद्र और अति शूद्र, अंत्यज, इसमें आते हैं। खास बात यह है जो लोग ध्यान नहीं दे रहे कि वो जो, जैसा कि मंडल कमीशन ने बताया है
और इससे पहले कालेकर कमीशन था। 3700 जातियों में ये पीजेंट्री बटी हुई है, बांटी गई है, बटी नहीं है, बांटी गई है, जिसमें रोटी बेटी के संबंध धर्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर रोक दिए गए हैं। तो इतना बड़ा तबका जो 10 महीने से आंदोलन कर रहा हो, ये एक अपने में ऐतिहासिक एक चमत्कार भी है कि उसकी बात न सुन रही हो सरकार, जबकि उन्हीं के वोट से सरकार चुन के आती हो। टेबल पे थोड़ी देर। तो इसका कारण यही है कि जो भी समाज बटा होता है, वो बटे हुए को अक्सर जिनको गुलाम बनाया जाता है, उनको सबसे पहले दरिद्र बनाया जाता है। दरिद्र बना करके उनकी शिक्षा को रोका जाता है, फिर उनके दिमाग पर रिमोट कंट्रोल लगा करके जिधर चाहो उधर उन्हें घुमाते रहो। इस किसान आंदोलन ने जो अद्वितीय बात जो हो रही है, वो ये हो रही है कि किसानों में एक यूनिटी डेवलप हुई है, जो कि इस जातिवाद से ऊपर उठ करके किसान देखने की क्षमता पैदा कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक भारत के इतिहास में एक नया डेवलपमेंट है। और दूसरा, जैसा कि ये भारत बंद हुआ है, इससे पता चलता है कि वो लोग जो मजदूर क्लास के लोग हैं, वो उनकी पूरी हमदर्दी है, वो सक्रिय रूप से इनसे किसान मजदूर से जुड़ रहे हैं। तो ये दुनिया में अगर आप इतिहास को उठा के देख लें, जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, चाहे रूस में हुई हो, चीन में हुई हो, और देशों में हुई हो, जहां की पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया है, सुपर पावर बनाया है जिन कंट्रीज को, वो बिना किसान मजदूर की एकता के संभव नहीं हुआ है। हमारे देश में क्योंकि अशिक्षा को, गरीबी को लादा गया है समाज के ऊपर, और धर्म के नाम पर एक दिमागी गुलामी पैदा की गई है, इसलिए आदमी समझता है कि ये तो धर्म का वायलेशन हो जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये किसान का आंदोलन जो है बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। अब खास बात यह है कि इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी, वो लोग जो हमारे किसान और मजदूर तबके से जुड़े हुए हैं, यानी जो समाज के 90% लोग हैं, उनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये बनती है कि इस एकता को, जो नकली तरीके से, जो धर्म का डर दिखा करके जो लोगों को बांटा गया है, उनको उस यूनिटी के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और अगर आपकी यूनिटी, मैं समझता हूं आज आपके पास एक 2% भी कैडर होता, 90% आबादी का मतलब करीब 1 अरब की आबादी है आपकी, अगर 2% भी आपके पास कैडर होता तो आपकी बात को क्या सुना नहीं जाता? कैसे संभव हो सकता था? लेकिन जब आपने देखा होगा सामाजिक न्याय की बात उठाई मंडल कमीशन ने, तो आपके लोगों को बाबरी मस्जिद के ऊपर भेज दिया गया और कहा गया कि मंदिर यहीं बनाएंगे। मंदिर तो कहीं बन सकता था, लाखों मंदिर बने हुए हैं, लेकिन आपको डाइवर्ट किया गया। और सामाजिक न्याय की जो मुख्य समस्या है, मुख्य प्रश्न है भारतवर्ष का, और भारत के संविधान की प्रियम्बल में जो सबसे पहली बात लिखी हुई है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उस सोशल जस्टिस से ध्यान हटाने के लिए लोगों ने सांप्रदायिकता फैलाई और मंडल को कमंडल में डाल दिया। आज भी हम ये प्रयास देख रहे हैं, पंजाब के किसान सक्रिय हैं, तो उनको कभी कोई खालिस्तानी कह रहा है, कभी पाकिस्तानी कह रहा है, कभी तरह तरह के मतलब दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि ये यूनिटी के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, इस पर गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ काफी मेहमान जुड़े हुए हैं, हम बारी बारी से सभी की प्रतिक्रिया लेंगे। मैं टी.आर. खोटे साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के किसान के बेटे भी हैं, और वो दिल्ली के नोएडा में एक NTPC में जनरल मैनेजर भी रहे हैं, और एक किसान पुत्र होने के नाते जो आज किसानों का जो आंदोलन है, मैं उस संदर्भ में खोटे साहब का मैं प्रतिक्रिया के लिए उनसे इन्वाइट करना चाहूंगा। खोटे साहब, जो जिस भारत के लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार में आज लाखों जनता जो है ये आंदोलनरत है, उन किसानों की इस भारत बंद को लेकर आप किस दृष्टि से देखते हैं, जो लगातार किसान 10 महीने से अड़े हुए हैं और सरकार भी है, अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। टी.आर. खोटे साहब, अपनी प्रतिक्रिया दें। पहले तो मैं मानवता चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं, और मैं आपसे जो बीच में बात हो रहा है ना, तो वॉइस को बंद करवा दे थोड़ा सा, ताकि ना जी आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, या तो आप आवाज को म्यूट करें या फिर उनके आवाज म्यूट करा रहे हैं ताकि बच्चे हो पाए। हाँ, आवाज आ रही है। मेरे पास तो कोई नहीं है।
प्रोग्राम लाइव में है मैडम, आप थोड़ा सा जी। तो आप थोड़े साहब रखें अपने बात। हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है किसान आंदोलन को लेकर के, और कल भारत बंद हुआ। भारत बंद की स्थितियां भारत बंद पहले बार नहीं हो रहा है। भारत बंद तो आए दिन होते रहता है, साल में होते रहते हैं, 2 बार 3 बार होते रहते हैं। लेकिन कल का जो भारत बंद रहा है वो ऐतिहासिक बंद रहा है। बहुत लोगों ने इसको कई तरीके से प्रेजेंट करने का कोशिश किया। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, किसान के घर से आया हूं, इसलिए मैं किसान के दर्द को समझ सकता हूं, उनको समझ सकता हूं। हमारे साथी अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि हमारी संस्कृति ही किसान संस्कृति है। हम श्रमण भारत के लोग हैं। श्रमण भारत में कृषि और कला हमारी मुख्य भूमिका रही है, जिसके कारण से इंडिया को पहचान है। ये कर्म प्रधान देश था। आज भी कृषि और कला के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बची हुई है, वरना तो पूरा चौपट हो चुका है। जो भी जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन है तो उसमें खास करके ये देखा जाए तो ये कृषि और कला ना रहे, जितने भी शिल्पकार हैं, कर्म जो काम करने वाले श्रमिक लोग हैं, अगर ये मेहनत ना करें तो यहाँ की जीडीपी तो -24 नहीं, अभी तो कितने और आगे चला गया होता। बेटा लाइव है। तो मैं यही कह रहा था कि आज हम जो जिस स्तर पर हैं तो उसको समझने की बात है। हमारी कृषि और कला को आज इस ये जो आधुनिक मैं कहूं या वर्तमान सरकार कहूं या वर्तमान व्यवस्था कहूं, मैं सरकार क्या कहूं, जो भी सोच है, एक सोच है, उस सोच ने जिस तरह की स्थिति पैदा किया हुआ है। एक कानून 3 कृषि कानून ले आए। ये 3 कृषि कानून वो चाहते हैं कि जो जमीन है, जमीन का मालिकाना हक भी पूंजीपतियों के हाथ चला जाए, उनकी उत्पादन भी पूंजीपतियों के हाथ स्टोर में चला जाए, उनके स्टॉक बड़े बड़े स्टॉक में चले जाए और कल वो मार्केट को कंट्रोल करके पूरा लोगों का शोषण करें। ये जो सोच है बहुत ही खतरनाक सोच है। इस सोच को लेकर के जो किसानों ने जो आंदोलन चलाया है, जो श्रमण भारत के लोग हैं, श्रमण भारत, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, हमारे साथी ने कहा तो मैं उनको सुद्रविणीयन बोलता हूं, सभ्य द्रविणीयन। शूद्र नहीं, शूद्र जो शब्द था वो सभ्य द्रविणीयन लोग थे। ये जो यहाँ की कला और ये में नाग और द्रविड़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कृषि कला को तैयार करने में, कृषि जो उपज पैदा करने में। आदिम काल से जहां पर आर्यन आए नहीं थे, उससे पहले की भी सभ्यता है हमारी सभ्यता, सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो में छिपी हुई सभ्यता है। उस सभ्यता को आज नष्ट करने की कोशिश की जा रही, इसको समाप्त करने को। अभी बीच में मौर्य वंश के बाद में बीच में शुंग वंश आया, तो शुंग वंश पे कोशिश किया गया बर्बाद करने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार मौका मिला है अभी संघ सरकार ने कि इसको फिर से, इसको गरीबी में स्थिति में सारे जमीन धन धरती सबको छीन लिया जाए और चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाए। ये जो सोच है इतनी खतरनाक सोच है, करूं शायद दोबारा चल जाए इस पे देख। ये जो इतना खतरनाक सोच है, उस खतरनाक सोच को हमारे किसान भाइयों ने उस खतरनाक सोच को विरोध करने के लिए, विरोध नहीं, उसका रोकने के लिए, विरोध मैं नहीं कहता, देश को बचाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया। 10 महीना हो गया, 27 सितंबर कल था, तो कल 26 सितंबर को उनका लास्ट डे था, इसलिए कल 27 सितंबर को उन्होंने बंद किया था। तो आज देखिए 10 महीना से चल रहा है। सरकार के ऊपर कोई पुराने सिस्टम हो गए हैं ना साले। प्रोग्राम चल रहा है। विजय सिंह साहब साइलेंट रहे थोड़ा जी, थोड़े सा म्यूट करें, विजेंद्र जी म्यूट करें अपने आप को।
खोटे साहब बोले। मैं हो गया। एक होके डिस्टर्ब हो रहा है ना उससे। मैं यही कहना चाह रहा था कि आज जिस स्तर पर आए हैं, 10 महीना हो गया, सरकार बिल्कुल बिल्कुल बंद किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने पैसा उनकी गुलामी कर रहे हैं। दो लोग पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। दो लोग, और दोनों, मैं ये कहना नहीं चाहता कौन दो हैं, आप सारे समझदार हैं। तो इसलिए कि ये अगर इस तरह का दो लोगों के हाथ में सारी रेलवे चला गया, आपका एयरपोर्ट चला गया, शिपिंग चला गया, रोड चला गया, सब कुछ चला गया, फिर बचेगा क्या? आप चल नहीं पाओगे। आप सड़कों में कल चलना बंद हो जाएगा। उनकी मर्जी के बगैर आप निकल नहीं पाओगे। उनको टैक्स देना पड़ेगा, गली गली में टैक्स देना, साइकिल में भी चलेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे दिन आने वाला है। ये जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बात सोच लें। तो ये जो किसान आंदोलन है, इस देश की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आया हुआ है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, बल्कि मैं दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं। मोदी जी को मैं धन्यवाद करता हूं। इस देश के किसानों को, मूल निवासियों को इकट्ठा करने का मौका दे दिया। बल्कि ये कहें अच्छा किया, और थोड़ा रोक लो, थोड़े दिन और में पूरा देश उलझ के आ जाएगा। पूरा देश चलाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, जो पब्लिक सेक्टर बेच रहे हो, किसानों का रोक दिया, सारा किसको बचा के रखना चाहता है? तो मैं कहता हूं कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को, मूल निवासियों को, यहाँ के भारतीय लोगों को, श्रमण संस्कृति के लोगों को संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए, जो नहीं हो पा रहा था, जो काशीराम जी ने शुरू किया था, बहुजन आंदोलन शुरू किया था, वो बहुजन आंदोलन का, बहुजनवाद का तैयारी है। मैं तो कहता हूं कर दिया, ये अच्छा किया। और अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन कल ही वो स्टेटमेंट दे रहे थे यादव जी, बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा कि भाई ये इस आंदोलन ने क्या खोया, क्या पाया। तो उन्होंने कहा कि हमने एकता सीखा। धर्म, भाषा, मजहब से जो लड़ाते थे, वो नफरत की राजनीति से ऊपर उठ करके हमने एक भाईचारा, प्रेम और भाईचारा का वातावरण उपलब्ध किया। ये उन्होंने बात रख करके यहाँ के लोगों को, मूल निवासियों, यहाँ के लोगों को, भारतीय लोगों को जीने का एक रास्ता बता रहा है। और तीसरा चीज उन्होंने कहा, प्रजातंत्र की रक्षा। ये लड़ाई, ये साधारण लड़ाई नहीं है। अब हमारा लोकतंत्र खतरे में है, धर्म खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। और धर्म तो संघियों का खतरे में है। संघियों का धर्म इसलिए खतरे में है कि आज भारतीय लोग जाग रहे हैं। भारत के लोग जाग गए, धर्म से ऊपर उठ गए। कहा सिख, मुस्लिम, ईसाई, जितने भी लोग हैं, आज वो नहीं रहा। सारे के सारे भाईचारा में एक साथ आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम किया, ये मिसाल काम किया। इसलिए मैं मोदी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो अब पूरा इसकी सफाया करके जाएंगे। ये सफाया भाजपा की और संघ की सफाया करके वो जाने वाले हैं। उसकी तैयारी कर लिया है, तो देशवासी भी कमर कस रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि कल का जो भारत बंद था, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और वो बधाई के पात्र हैं। जो भी नहीं समझ पा रहे हैं इस आंदोलन को, उनको समझ लेनी चाहिए कि ये उनकी मान सम्मान, अधिकार, इज्जत की सवाल है, अधिकार की लड़ाई है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया खुंटे साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, हमारे साथ और भी मेहमान है। मैं संतोष साहू सही के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू जी स्क्रीन पे आए, अपनी आवाज को इमोट करें। जी संतोष साहू जी, आवाज आई? जी आ रही है, आप स्क्रीन पे आ जाए आप। मैं अगले सवाल को लेकर संतोष साहू जी के पास रखना चाहूंगा कि जिस ढंग से भारत को किसानों का देश कहा जाता है, और जो भारत के इतनी बड़ी आबादी को जो 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने वाले अन्नदाता कहे जाने वाले उन महान किसानों को जो सरकार की हठधर्मिता के कारण ऐसी स्थिति से जूझना पड़ रहा है, तो इस बाबत जो खोटे साहब ने बातें कही और ब्रिजेश सिंह जी ने बातें कही है, इस बाबत हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे संतोष साहू साहब।
जी, अभी जो भी बातें चल रही हैं, मैं सर्वप्रथम भारतवर्ष के किसानों का जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, शायद विश्व में ये पहला आंदोलन है जो इतना लंबा और सफलतापूर्वक चल रहा है। इस आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और किसान आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं। किसान आंदोलन की जो मांगे हैं बिल्कुल जायज है। 3 जो कानून बनाए गए हैं उसको केंद्र सरकार हठ धर्मिता छोड़े, उसको रद्द करे और किसानों का जो समर्थन मूल्य को लेकर मांग है उसको केंद्र सरकार को जितना जल्दी हो सके उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि उपज पर भारत का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। आज भारत विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश क्षेत्रफल के हिसाब से है। ये बात सर्वविदित है कि चीन का जनसंख्या 150 करोड़ है, पर चीन का जो भूभाग है, जमीन है, वो भारत से लगभग 4 गुना बड़ा है। अब हमारे देश का जमीन चीन से 1/4 है, 1/4 हिस्सा में हम लगभग 135 करोड़ लोग निवास करते हैं और 135 करोड़ विश्व का एक बहुत बड़ा जनसंख्या है जो हमारे देश में है। और इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण अगर कोई कर पा रहा है तो वो भारतीय किसान हैं और किसानों ने ही सरकार को चुना है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट के आधार पे सरकार बनता है, विधायक सांसद चुने जाते हैं। आम जनता ही अपने वोटों से राज्य में विधानसभा का चुनाव, चाहे देश में लोकसभा का चुनाव किसानों के द्वारा ही किया जाता है। और भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसी हठधर्मिता केंद्र सरकार को कदापि नहीं रखना चाहिए। ये देश में जो भी घटना अभी निरंतर विगत 1 दशक के अंदर से घट रहा है उसको भारत सरकार तत्काल संज्ञान में ले। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत में अभी भी 80 से 90% संख्या कृषि कार्य और कृषि से जुड़े हुए हैं, तभी हमारा जीवन का निर्वाह हो पा रहा है। अभी भी भारत में इतना उद्योग धंधा, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अभी मुश्किल से 5-10% लोगों के हाथों में है। उद्योग धंधे का बात तो ऐसा है कि जरूर कुछ विकास हुआ है, पर कई उद्योग के एक मालिक हैं। अब जैसे गुजरात के लोग हैं, वो चाहते हैं कि पूरे भारत को हम कब्जा कर लें। कैसे कब्जा कर सकते हैं? हम तो आपके भाई साहब मानवता चैनल के माध्यम से एक मांग रखना चाहते हैं कि इस देश में प्रति व्यक्ति कितना उसके पास उद्योग होना चाहिए, कितनी भूमि होनी चाहिए, इसका भी निर्धारण होना चाहिए। कितनी संपत्ति, ज्यादा से ज्यादा भारत में एक व्यक्ति कितना संपत्ति रख सकता है, इसका भी निर्धारण होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि भारत में कितनी बड़ी असमानता है कि एक तरफ करोड़ों, कई हजार करोड़ में 2-4 लोग, चंद लोग निवास करते हैं और एक तरफ घास फूस से अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में लाखों करोड़ों लोग जीवन निर्वाह करने के लिए विवश है। तो एक देश में 2 देश का जो मानसिकता है, ऐसी जो नीतियां बनाई जा रही है, बिल्कुल ये गलत है। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि भारत में गुलाम भारत में अंग्रेजों के द्वारा जमीन को सेटल किया गया। सेटलमेंट की बात अंग्रेजों ने शुरू की और 1921-22 से लेके 1944-45 तक संपूर्ण भारत के जमीनों का जो जोतदारी प्रथा थी, जो किसान जिस जमीन की जुताई करते थे, बुआई करते थे, फसल लेते थे, पहली बार अंग्रेजों ने उनको मालिकाना हक दिया। गुलाम भारत में उनके कास्ट के आधार पे उनको मालिकाना हक दिया गया। अब आजाद भारत में, ये आजाद भारत में उनके हम किसानों की जमीन को उद्योगपतियों के हाथ में अगर देने की बात है, अंदर से साजिश और षड्यंत्र है। आज देश के लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, अच्छे बुरे का भली भांति देश के लोगों को ज्ञान है। ये ऐसा बिल्कुल गलत है कि मुश्किल से गुलाम भारत में क्या था, सेटलमेंट से जमीन, इस देश में जमींदारी प्रथा थी, सामंत थे, देसी रियासत था,
वो उनका मर्जी, जब जो किसान मालगुजारी नहीं दे पाता था तुरंत जमींदार उसको जमीन से बेदखल कर देते थे। भारत के किसानों के हाथ में कुछ था ही नहीं। वो तो महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कान्हू, ऐसे महान लोगों के आंदोलन का अंग्रेजों ने बारीकी से अध्ययन किया कि ये कौन लोग हैं, क्यों लड़ाई करते हैं, इनका कोई मांग नहीं है। तो पता चला कि सेठ, साहूकार, जमींदार, राजा, महाराजा, सामंत ऐसे लोग हैं जो मेहनत ये करते हैं, फसल वो ले जाते हैं। इस वजह से ये विद्रोह हो रहा है। तब अंग्रेजों ने कमेटी बनाई, छानबीन किए और 1921 में पश्चिम बंगाल से जमीन का सेटलमेंट किया गया और भारत के कृषकों को भूमि स्वामी हक दिया गया। अब आजाद भारत में इतना, आजादी के हमारे 74 वर्ष से अधिक हो गए, अब अगर चंद उद्योगपति किसानों के जमीन पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और भारत में ऐसे अगर मानसिकता रहा तो इस देश में गृह युद्ध की तरफ भारत ना बढ़े, इस देश में अमन चैन हो, कानून का राज हो, भारतीय संविधान का सभी पालन करे, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो। मैं इस विषय पे इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया एडवोकेट संतोष साहू साहब। हमारे बीच में और 2-3 मेहमान जुड़े हैं। करणवीर सेकोन साहब जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। उड़ीसा से कुमारी रुक्सा बेटी जुड़ी है, उनका भी वेलकम करते हैं। और मैं अगले सवाल को लेकर रोशनी मेघवाल जी के पास जाना चाहूंगा। रोशनी जी, आप भी एक किसान की बेटी हैं और आप दोनों आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, दोनों कपल्स जुड़े हुए हैं। मैं जिस ढंग से भारत की राजधानी में जो किसान अलग अलग बॉर्डरों पे जो किसान आंदोलनरत हैं और एक सामाजिक क्षेत्र में आप दोनों काम करते हैं, तो जो भारत का किसान जो आज इस हालत में है और इतने लंबे संघर्ष के बाद जो कितने शहीद हो गए, इस बाबत हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर के जो लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने वाले किसानों की हालात को लेकर दिल्ली सरकार कितनी बेपरवाह है। रोशनी जी, अपने विचार डालें। हेलो, रोशनी जी के पास हमारा संपर्क किसी कारण से टूट गया है। मैं अगले मेहमानों के पास जाना चाहूंगा। करणवीर जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी बात आ रही है क्या? जी जी, आवाज आ रही है। तो आज जो हमारा है जो भारत में किसान आंदोलन है, इस संदर्भ में आपकी टॉपिक, तो इस पर अपने विचार रखें। करणवीर सिंह जी, आप अपने परिचय भी बताएं। जी, आवाज सुन पा रहे हैं तो आ नहीं रही। मैं सुन पा रहा हूँ जी आपकी बात। आपको मेरी बात आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। नमस्कार सबको जी, सत श्री अकाल, आदाब। और एक्चुअली मैं खुद किसानों का ही बेटा हूँ जी, तो इसलिए इस टॉपिक से जुड़ा भी हुआ हूँ और खुद आंदोलन में शामिल भी हूँ पूरे तरीके से, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि आंदोलन करना हर भारतीय का उसका संवैधानिक हक है, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है। और क्योंकि किसी को तंग करना या किसी को, जैसे कई ऐसी बातें आ रही हैं कि इंटेंशन हो सकते हैं पॉलिटिकल, तो ये कोई ऐसे आंदोलन नहीं चल रहा। ये सारे किसानों के लिए और बेसिकली देशवासियों के लिए। क्योंकि अगर हम कानूनों की भी बात करें, उनमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ कमोडिटी एक्ट का, जिसके अंदर इन्होंने संशोधन किया है अभी 2020 में। और जो एक काले कानून जिसके हम बोलते हैं, उनमें से एक मुख्य कानून वो भी है जिसके अधीन सब देश के बड़े पूंजीपति मतलब प्राइस मेकर बन जाएंगे और वो कितनी भी होर्डिंग कर सकते हैं किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की। तो हमारे जो लोग हैं देश में 45% बच्चे अभी भी कुपोषित है, पता ही है सबको। तो हमारे देश में खाना नहीं है लोगों के पास, खाने में, स्पेशली जो शहर में रह रही है पॉपुलेशन। सो आप देखेंगे कि ज्यादा जो पॉपुलेशन है, जो पॉलिटिकल जैसे हमने बना लिया इस गेम को, जो लोग इसको अपोज नहीं कर रहे उनको ज्यादा नुकसान होने वाला है। जो लोग बिल्कुल अपोज नहीं कर रहे तो ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा एक्चुअली। तो ये टाइम बात है, जब उनको समझ आ जाएगा तब उनको पता चल जाएगा। आप देख रहे हो कि सेब को 19 रुपए में, मतलब 20 रुपए से नीचे प्रति किलो खरीद के लोगों को, नागरिकों को देश में 200 से ऊपर किलो बेच रहे हैं। तो ये कॉर्पोरेशन ये तो कर रही है। अडानी के सेब हैं वो आप देख सकते हैं जाके कहीं पे भी, और उनकी आप बाइंग कॉस्ट देख लेना। आपको
शिमला या सोलन की मंडी की कॉस्ट भी मिल जाती है, अपडेट ऑनलाइन मिल जाता है उसका। तो ये आपको खुद चेक कर सकते हो कि कॉर्पोरेशन कैसे उसका करेंगी देश का साथ। तो जो जो लोग शांतिमय तरीके से संविधान के दायरे में अपना आंदोलन कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, उनका किसानों का। और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक उनके साथ समर्थन करना चाहिए हमें, क्योंकि ये बेसिकली देश की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जैसे जंग हुई थी, उसी तरह ये कुछ मुख्य कॉर्पोरेशनों के हाथ में देश बेचने की बात जो है, उससे हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। और अब तो और भी चीजें आ रही हैं। अमेज़न देशी कंपनियां इंडिया में घुस चुकी हैं ऑलरेडी। मॉन्सेंटो जैसी बड़ी बहिष्कारित कंपनियां जो सीड के तरीके में घुस गई हैं। अगर हम इन बिलों का विरोध नहीं करते तो कि जो ये हमारे सीड हैं, हमारे जो सीड हैं वो पुलिस बन जाएगी कि भैया इन्हीं सीड्स को तुम बेच सकते हो जो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, और वो कोई किसी कंपनी को दे दिया जाएगा वैसे टेंडर। तो कॉर्पोरेशनों को हमारे बेच दिए जाएंगे बहुत। और ये सब कानून पाइपलाइन में है ऑलरेडी पार्लियामेंट के। जी जी, बहुत शुक्रिया करणवीर जी। हम आपके पास फिर से दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ रोशनी जी के साथ हम बहुत ट्राई कर रहे हैं। रोशनी जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? हेलो रोशनी जी, अपने आप को म्यूट करें। हेलो, अपनी आवाज को म्यूट करें रोशनी जी। लिंक कट गया लगता है, डिस्टर्ब है मुझे लगता है कॉर्पोरेट। उनका ऑडियो जी, मैं जसबीर भाटिया के पास लौटना चाहूंगा। भाटिया साहब, जो आज की जो किसान आंदोलन को लेकर आज का ये जो टॉपिक चल रहा है, जिस पर अभी 2-3 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस बाबत आप एक वैश्विक देश में एक किसान के बेटे होने के नाते, जो किसान जो अन्नदाता है, भारत की रीढ़ कही जाती हैं, इस बाबत हमारे जो देश के अन्नदाता किसान हैं उनको लेकर जो हठधर्मिता सरकार की बनी हुई है, इस बाबत आप प्रकाश डालें जसबीर भाटिया साहब। जी, देखें, इस समस्या को समझने के लिए कोई जमींदार का बेटा होना जरूरी नहीं है। ये समस्या सबको समझ आ रही है। जैसे आप सब ने बताया, विजेंद्र सिंह जी ने, साहू साहब ने, खासकर रिकुंटे साहब ने तो बहुत ही डिटेल में बात कर दी, और जो बिल्कुल ठीक है, सही बात है। देखें, इस देश में कुछ समय से जो बता रहे हैं 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो कृषि के बावजूद भी वो अपना पेट नहीं पाल सकते, अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकते। उनको इस तरह गरीबी में रखा जा रहा है। पहले आड़ती लोग उनको एक्सप्लॉइट करते, उनका फायदा उठाते। अब ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करने वाली है। जिस देश के अंदर 4 लाख किसान लोग आत्महत्या करें और उसकी देश की सरकार को अकल ना आया भी क्या हो रहा है, उनके बारे में सोचे ना, बड़े शर्म की बात है। अब इस आंदोलन में 700 लोग मर चुके हैं, 700 किसान शहीद हो गए। किसी को पता ही नहीं, परवाह ही नहीं। ये देशवासी हैं, किसान हैं, ये अन्नदाता हैं हमारे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, दफ्तरों में बैठे ये जो कानून बनाते हैं, ये देखिए फलां देश में इतने परसेंटेज लेबर मार्केट है, इतने परसेंटेज फार्मर्स हैं। अरे बाकी के देशों की बातें अलग है, हमारे देश की बात अलग है। हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, जमीन कितनी है, और टेक्नोलॉजी कहाँ है। अभी टेक्नोलॉजी के लिए इतना पैसा कहाँ है किसके पास। अमेरिका में एक फार्मर जो है 1000 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन चला सकता है अपनी मशीनों के हिसाब से। तो वहां चूंकि इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी इंडस्ट्री है, इतनी एम्प्लॉयमेंट है, इनको आदमी नहीं मिलते काम करने के। तो ये लोग जानते हैं तो इन देशों में ये लोग की जो पॉलिसी है कि ज्यादातर लोगों को कृषि से हटा के लेबर मार्केट में लाया जाए। जो दूसरी जॉब्स हैं उनके लिए आदमी बाहर से आके लोग काम करते, तो वो चीजें हमारे देश में नहीं चलती। हमारा देश अभी भी कृषि प्रधान है और अभी भी जॉब नहीं है। जॉब कहाँ है? अभी आप सब बच्चे बोल रहे हैं कहीं नौकरी नहीं मिलती कहीं। तो और आप किसानों को निकाल के खेती से अगर आप उनको शहरों और लेबर में भेजेंगे, मजदूर कैटेगरी में भेजेंगे, तो जॉब कहाँ है? कहाँ वो लोग जाएंगे?
ना नौकरी है, ना काम है, ना कृषि है। ये तो देश को संहार करने का प्लान है। देखें, देश के अंदर मैं अभी सुन रहा था न्यूज यहाँ की, अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या जो है वो इमिग्रेशन की है, इलीगल इमिग्रेशन। जो लोग बिना इजाजत के, बिना वीसा के देश में घुसने की कोशिश करते हैं। पहले लोग ज्यादातर आते थे मैक्सिको से या सेंट्रल अमेरिका से आते थे, वो मैक्सिको बॉर्डर पे लोग पड़े हैं, तो वहां भी बड़ी समस्या है, बहुत बड़े। हर प्रेसिडेंट जो नई यहाँ की सरकार आती है उनके सामने ये जो इलीगल इमिग्रेशन है उसकी बड़ी बड़ी समस्या है। उस दिन एक टीवी न्यूज वाले कह रहे थे कि हम हैरान है कि हिंदुस्तान से क्यों लोग आ रहे हैं इतने इलीगल इमिग्रेशन। कहते हैं एक साल 2 साल पहले सिर्फ 100-200 कभी 100 आदमी ऐसा होता था जो इलीगल आके देश में आने की कोशिश करते थे। कहते हैं अब इस वक्त 6000 लोग मैक्सिको के बॉर्डर पे सड़ रहे हैं, बैठे हैं, और ज्यादातर पंजाबी नौजवान हैं। वो नौजवान जो द ग्रेट फाइटर्स, ग्रेट सोल्जर्स, ग्रेट फार्मर्स, तकड़े नौजवान, उनकी हालत वो है कि अब मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पंजाब में ना नौकरी है, ना काम है। कहाँ जाएंगे लोग? फिर वो ड्रग्स के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि ये इतनी फ्रस्ट्रेशन है समाज के अंदर। तो इस तरह से अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन इंडिया से शुरू हो गई। तो ये सब समस्याएं जो है ये इसी वजह से है कि हमारे किसानों को पूरा उनको अपना मुआवजा नहीं मिलता, जो कृषि काम करते हैं, जो पैदावार करते हैं, उनको पूरी कीमत नहीं मिलती। वो गरीबी की हालत में हमेशा ही रहते, और आए दिन लोग खुदकशी करते रहते। जैसे मैंने कहा, आंदोलन में 700 किसान मर चुके हैं। तो ये कैसा देश है ये? हमें तो समझ नहीं आती कैसी सरकार। लोकतंत्र कहते हैं इसे, लोकतंत्र का ये डेफिनेशन होती है क्या? भाई उनकी बात सुनो, हम जोड़ के हाथ जोड़ के कहते हैं भाई आप सरकार हो, लोगों की बात सुनो, आपस में फैसला करो, नेगोशिएशन करो, जो किसानों के हित में है वो करो, जो सरकार को अच्छा लगता है वो करो, कुछ बात तो करो। लोग बैठे हैं, मरे जा रहे हैं। हम तो हैरान है ये सब देख। और फिर दूसरा, जैसे आप जी सब ने कहा, इतना झूठ फैलाया जा रहा है उनके बारे में कि ये बाहर के लोग आए कि इनको पैदा कर रहे हैं, कोई एक मिनिस्टर कहे कि हमारे देश के किसान देशद्रोही हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती? उन किसानों के बच्चे जो सरहदों में बैठे आप देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके माँ बाप को कहा जाएगा आप देशद्रोही हैं। हमें बाहर बैठे वो रोना आता है। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हमारा कोई दुश्मन, सभी देशवासी हैं, सभी को अपना हक होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिहेवियर क्यों है? बस बहुत दिल दुखता है साहब। लेकिन जैसे सिंह साहब ने कहा ना अभी, हमारा क्या फर्ज है, हम इस झूठ जो सरकार की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है उसका विरोध करें, उसको सच्चाई, असली सच्चाई सबको बताएं। अभी जैसे करणवीर सिंह ने कहा कि हमारे लोग जो भुगता हैं, जो जिनको ये कृषि से पैदा हुए अन्न को सबकी जरूरत है, वो नहीं समझते हैं कि ये हमारी आंदोलन नहीं है। ये कहते हैं कि हमारी आंदोलन नहीं है, ये किसानों की आंदोलन नहीं, ये सबकी आंदोलन। हर लोग जिनके पास बस इतनी ही पैसा है, आते हैं, तनख्वाह मिलती है, काम मिलता है, घर का काम चलता है, बस महंगाई बढ़ती जाएगी तो वो लोग खुद सब पिसेंगे। वो उनको भी ये बात समझनी है कि ये आंदोलन हमारे लिए भी है, हमारे सब लोगों के लिए। ये देश का बड़ी बड़ी समस्या है ये। और जैसे आप सब ने कहा, ये एक मौका है इस देश के अंदर एक नई चेंज लाने का, नई क्रांति लाने का, जिसमें लोकतंत्र, ठीक लोकतंत्र पैदा हो, लोकतंत्र की हिफाजत हो, असल में लोकतंत्र बने। तो बस इतना ही कहूंगा कि ये बड़ी ही दुखदायी समस्या है, दुखदायी सिचुएशन है। सरकार की तरफ से इतनी अनगहली, इतनी बेरहमी, जिस तरह से आप हैरान होंगे
जिस तरह से किसानों को ये पुलिस वाले पीटते हैं, मारते हैं, देख के दिल टूट जाता है हमारा। नौजवानों को ऐसी तरह से पुलिस बेइज्जत करती है, उनको नंगा कर देती है, उनको पूटों के, आपको अपने जूतों के तले उनके सिर रखते हैं। ये राक्षस है, इंसान नहीं है ये। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आप अपनी जज्बात को और किसानों की इस पीड़ा को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया। ये सच बात है कि भारत देश की करोड़ों जनसंख्या को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने वाले अन्नदाता किसान कहे जाने वालों के साथ इतनी जुल्म ज्यादती मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में आज तक न हुआ है, न शायद होगा। हमारे साथ जयंती खोटे बहुत देर से जुड़ी हुई है। जयंती खोटे, हमें सुन पा रही हैं आप? मुझे लगता है हमारे साथ, अच्छा जी, जयंती खोटे जी सुन पा रही हैं? जी सर, सुन रही हूँ। जिस ढंग से अभी हमारे सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, और छत्तीसगढ़ को जिस ढंग से धान का कटोरा कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं, जो सतनामी कम्युनिटी से लेकर के अदर जितने भी किसान हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो सब किसान की बेटी हैं। आप भी एक किसान की बेटी हैं। तो जिस ढंग से भारत में जो किसानों को लेकर जो हालात हैं, उस बाबत आप क्या सोचती हैं, और किसानों को आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? जयंती खोटे। आज छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम है। आज छत्तीसगढ़ में 28 को प्रोग्राम था अभनपुर में। जी, लोगों ने काफी इस तो प्रोग्राम भी ध्यान, किसानों ने भाग लिया और सफल बनाया है। मुझे लगता है जयंती खोटे सोशल मीडिया के माध्यम से शायद इस बात को वॉच करी होगी। खोटे जी अपनी बात रखें, उसको भी जिक्र करें। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं खुद किसान की बेटी हूँ, और मैं किसानों का समर्थन करती हूँ। अभी मैं सभी वक्ताओं को सुन रही थी, सभी ने मतलब बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, और मुझे ये समझ में आया कि जो हमारे अंदर अभी जो यूनिटी आई है, उस यूनिटी को हमको बरकरार रखना है। मैं सभी किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम देखिए, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होगी। तो हम इतने दिन तक स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, हम आपका समर्थन करते हैं, और आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट दिखेगा सर। बस मैं इतने ही कहना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया जयंती खोटे, आपने एक लोकतांत्रिक ढंग से बातें कही है। किसानों का जो ये दर्द है, ये पूरे भारत के मूल निवासी बहुसंख्यक समाज के लोगों का दर्द है। बहुत शुक्रिया जयंती खोटे। रोशनी जी हमें सुन पा रही हैं? रोशनी जी, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है उनका नेटवर्क, मुझे लगता है दिल्ली में रह के भी। रोशनी जी, अगर हमसे आपकी आवाज है, जब तक मैं मेघराज जी का प्रतिक्रिया लेता हूँ। मेघराज जी अपने विचार रखें। मेघराज जी। दरअसल क्या है, जो भाटिया जी ने दर्द बयान किया है ना किसानों जी का, ये मतलब एक सच्चा इंसान और अच्छा इंसान ही कर सकता है। इसके अंदर सब मानवता के लिए प्यार होता है। ये जो सरकार में बैठे जो दानव लोग हैं, दानव कह रहे हैं, मानव और दानवों में जो है ना लड़ाई चल रही है इंडिया के अंदर। वो दानव जो है उनके पास में पावर है फिलहाल, जो राक्षस हैं, जो मतलब इनको ऐसा कह सकते हैं लोमड़ी, लाल की लोमड़ी होती है ना, जो मतलब कि उसके आगे जो मर्जी रख दो, उसने अगर लालच की भी भरता नहीं है। तो इसके पीछे जो ब्राह्मणवाद बैठे हैं, वो जो ब्राह्मणवाद जो है, जिनको ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मणों की नीयत इतनी खराब है, जिसके मांग कर खाते हैं उसी को बताते हैं। जिस भारत के अंदर वो खा रहे हैं बैठकर, भारत के अंदर पढ़ रहे हैं, बड़े बोल रहे हैं, उसमें तो वो भला किसका, जिनके अंदर भलाई है ही नहीं है, हम उम्मीद उनसे करें। जिनके अंदर नफरत ही नफरत भरी है, उनसे प्यार की उम्मीद मत करें। राज सदा अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी ये बदलाव हो सकता है। नहीं तो अगर दिन रात बैठे रहे किसान, वहां कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक किसान खुद भारत की सत्ता को नहीं संभालेंगे, या सच्चे आदमी भारत की सत्ता, राज सत्ता को नहीं संभालेंगे, इन शैतानों को जेल में डालेंगे आने वाले वक्त में,
तो तब तक यहाँ शांति नहीं आएगी, चाहे किसान 2 साल नहीं 4 साल बैठे रहे। अगर ये उन्होंने फेल कर दिया ना, बाई चांस जो कानून बना रखा है उन्होंने रद्द कर देते हैं, उनके बाद वो हजारों कानून पास करे पड़े हैं वहाँ मुंबई के उसमें नागपुर में, जहाँ पर जो सबसे बड़ा शैतान मोहन भागवत बैठा है, तो वह हजारों कानून पास करे बैठे, एक को दबाएंगे दूसरा निकल आया, तो उनके पास में कोई बिलो कमी नहीं है। तो ये आंदोलन जो चल रहा है ये सफलता के लिए है और ये इनका टाइम नजदीक आ रहा है, 2024 तक इनकी समाप्ति है। उसके बाद में शांति और क्रांति का राज होगा और अच्छे लोगों का राज होगा। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं रोशनी जी के पास फिर से ट्राई करता हूँ। रोशनी जी आप दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ कनेक्शन। हेलो रोशनी जी, उनका प्रॉब्लम ही है मुझे लगता है। करणवीर सिंह जी हमें सुन पा रहे हैं? करणवीर जी। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी। जी अभी बहुत सारे और भी जो हमारे गेस्टों की प्रतिक्रिया को आपने सुना है, क्योंकि आप किसान आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हैं। मैं दोबारा आपकी इस प्रतिक्रिया को लेकर इस समस्या का हल जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, तो किसानों के पास आखिरी ऑप्शन क्या है कि इस समस्या का वो खुद निराकरण कर सकें? सरकार से तो ये उम्मीदें मुश्किल है। करणवीर जी। हाँ जी, पहली बात तो जी मैं इसको ना आखिरी ऑप्शन की तरह से नहीं सोचता, क्योंकि नुकसान बहुत हो गया हमारे मुल्क का। तो जैसे होता है ना, रीबिल्डिंग द नेशन, देश का नवनिर्माण करने का सौभाग्य किसानों को मिला है बेसिकली। और अगर इतिहास के पन्नों में देखें, जब जब देश पे आफत आई है, आप कोई भी फ्रीडम फाइटर ले लो उठा के, वो किसान था। जो भी ले लो आप, बाबा सोन पकना ले लें, भगत सिंह ले लें, करतार सिंह सराभा ले लें, जो भी आप फ्रीडम फाइटर ले लें, वो बल्कि फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं अपने टाइम में किसान आंदोलनों में। किसान चंपारण का आंदोलन आपको हमने पहले भी बात करी थी, खेड़ा आंदोलन, बारडोली आंदोलन, डांडी सत्याग्रह, इतने तरह के आंदोलन किसानों ने के सहयोग से ही पूरे हुए हैं। और ब्रिटिश सरकार भी जानती थी इस बात को, तो उन्होंने भी कभी किसानों के साथ पंगा नहीं लिया। हमेशा किसानों ने संविधान के दायरे में रह के सारे बिल माफ करवाए हैं। ये पहले भी हुआ है और आगे भी आंदोलन चलते रहेंगे। तो इससे एक मशहूर नारा है वहां पे किसान आंदोलन में कि जब तक किसान परेशान रहेगा तब तक धरती पे तूफान रहेगा, ऐसे करके। कि तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है हमारी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, सबने इवॉल्व होते रहना है। हर एक कंट्री डेवलप हो रहा है, हर सब जगह हमने साथ में कदम बढ़ाना है सारे विश्व के साथ। तो आंदोलन चलते रहते हैं, इसका कोई आखिरी सोल्यूशन नहीं होता। अभी ये बिलों की बात चल रही है, एमएसपी पे चल रही है, अभी और जो देश उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, बेच दिया है, उसके ऊपर भी और चीजें हैं। बहुत मुद्दे हैं देश के पास, जो देश अभी नवनिर्माण शुरू। तो जी बहुत शुक्रिया करणवीर जी हमारे साथ में। मैं रोशनी जी के पास फिर से ट्राई करना चाहूंगा। शुक्रिया करणवीर जी। रोशनी जी हमें सुन पा रही हैं? तो उनका ऑडियो है भाई, उनका ऑडियो बंद है, वो सुन नहीं रही है। बहरहाल चलिए ठीक है, मैं हमारा जो कार्यक्रम का समय भी नजदीक आ रहा है, मैं दोबारा प्रतिक्रिया के लिए ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, अभी जितने भी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी है, इसको कंक्लूजन के रूप में शॉर्ट में अपने विचार रखें कि जो किसान अभी देशव्यापी आंदोलन किए हैं, 10 महीने हो गए हैं, हजारों किसान शहीद हो गए हैं। तो जिस ढंग से सरकार की जो नीति है, जो व्यापारियों के हाथों में सौंपना चाह रही है, इस बात को किसान अच्छी तरीके से समझ चुका है। तो हम जो किसान आज इस आंदोलन को लेकर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन जो अभी निकल के आने वाला है, इस बाबत हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। साथ में हमारे किसानों को, देशवासियों को और जो किसान खेती से लगे लोगों को भी आपके माध्यम से इसकी प्रतिक्रिया हम संदेश देना चाहेंगे। ब्रिजेंद्र सिंह साहब। हाँ देखिए जगदीश जी, ये इतनी भयानक समस्या है और आप इसको 1 मिनट में समाधान करवाना चाहते हैं। ये 2-4 मिनट का तो समय दे दिया करिए। जी जी बिल्कुल। देखिए ये है दरिद्र बनाने का षड्यंत्र। किसान और मजदूर क्लास को, पूरे वर्ग को 90%, और ये कोई आज का नहीं है, नया नहीं है। आपने देखा है शास्त्रों में आपकी शिक्षा को बंद किया गया, शूद्र अति शूद्र के नाम पर आपको पशुओं से बदतर किया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बार कम्युनिस्टों से कहा था, आजादी के पहले के दिनों की बात है, कि कामरेड भाई आप गलत समझ रहे हो कि पूंजीवाद किसानों को, मजदूरों का, श्रमजीवियों का दुश्मन है।
इस श्रमजीवियों का दुश्मन दो हैं, एक नहीं है। एक ब्राह्मणवाद और एक पूंजीवाद, और यही अनहोली अलायंस, अपवित्र गठबंधन आज भी चल रहा है। कोई नई अचानक समस्या नहीं है। कुछ लोग इसे वो किसान समस्या के रूप में देख रहे हैं, कुछ लोग मजदूर समस्या के रूप में देख रहे हैं। ये समस्या है भयानक श्रमजीवी जनता के रूप में। मैं इस मामले में खुंटे साहब को, टीआर खुंटे साहब को खास तौर से बधाई देना चाहता हूं कि वो समस्या की जड़ तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया है। मुझे लगता है उनकी बामसेफ में ट्रेनिंग हुई है अच्छी, लेकिन बामसेफ ने भी इसको उतनी ताकत से नहीं उठाया इस सवाल को, जिसे आप श्रमण संस्कृति कहते हैं, श्रमजीवियों की संस्कृति। आप जानते हैं भारत के इतिहास के अगर प्राचीन को पढ़ा हो तो गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध नहीं कहते, श्रवण गौतम कहते हैं। भगवान महावीर को महावीर नहीं कहते, श्रमण महावीर कहते हैं। ये श्रमण संस्कृति आज की नहीं है, प्राचीन संस्कृति है। इसने इस देश को नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उड़नपुरी ऐसे ऐसे बड़े विश्वविद्यालय दिए हैं, अजंता, एलोरा, इतनी सब बड़ी संस्कृति दी है। छोटी मोटी संस्कृति के आप प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी शिक्षा को से वंचित कर दिया गया, हम अपने इतिहास को भूल गए। हमको पता ही नहीं है कि हमारी यूनिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया है, और उस यूनिटी को की जो मूल समस्या है उसकी तरफ हमारा ध्यान आज भी नहीं जा रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है, मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि बैकवर्ड क्लासेस में भी जो राजनीतिक चेतना से बिल्कुल उन्हें शून्य ही नहीं कर दिया गया, उन्हें इस जातिवादी व्यवस्था जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं उसका कोतवाल बना दिया गया, पुलिसमैन बना दिया गया कि वो अपने से ज्यादा नीचे लोगों को ठोक पीट करके रखें। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आदमी ये सोचता है कि चलो मेरे 8 जूते पड़ रहे हैं, अगले वाले को 10 पड़ रहे हैं जूते, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ 8 ही पड़ रहे हैं। तो खास बात शोषण की समस्या है, अत्याचार की समस्या है, लोगों को दरिद्र बनाने की समस्या है, इस अनहोली अलायंस को ठीक से समझने की समस्या है। तो इसकी जड़ों में जाइए, और अगर जिस दिन किसान और मजदूर इसकी जड़ों में पहुंच गया, जैसा कि खुंटे साहब ने हमारा ध्यान आकर्षित किया था, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं कि 2% अगर प्रशिक्षित कैडर आपने तैयार कर दिया, ये हिंद महासागर में कूद पड़ेंगे, भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आपने प्रेरक विचारों को हमारे सामने रखा है। मैं आपको बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा ब्रिजेश सिंह साहब। मैं संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब किसानों को लेकर लगातार दाऊ जी के साथ में लगातार संघर्षरत रहे हैं, और लगातार प्रोटेस्ट करने के लिए गांव-गांव, एक-एक गली मोहल्ले में उन्होंने खाक छानी है। मैं संतोष साहू जी के पास में दोबारा प्रतिक्रिया के लिए उनके विचार के माध्यम से किसानों के लिए संदेश के रूप में उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। संतोष साहू साहब, जो भारत का जो किसान है, आज जिस जद्दोजहद की स्थिति में वो पानी, बरसात, ठंड, तूफान और विषम परिस्थितियों में बैठे हुए हैं, और ये इसका निदान तो होगा ही जिस दिन से ब्रिजेश सिंह जी ने कहा है। इस बाबत हम आपकी दूसरी प्रतिक्रिया को लिए हम आपके पास आपको आमंत्रित करते हैं। संतोष साहू साहब। किसान आंदोलन संपूर्ण देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ये लड़ाई है, क्योंकि आज जमीन का मालिकाना हक हमें मिला है तो हमें कोई खैरात में नहीं मिला है। इसके पीछे सदियों की संघर्ष है, और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से जो किसान भाई इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनको, जैसा कि अभी एक शब्द प्रयोग हुआ था कि किसानों को बदनाम करने के लिए जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अन्य और भी साधन हैं, उसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाता रहा है कि ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये उग्रवादी हैं, ना मालूम क्या क्या शब्दों का उपयोग किया गया है। इसका मैं बिल्कुल इन शब्दों का मैं एकदम पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं, जबकि सच्चाई ये है कि ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है। जैसे अध्यादेश आया था, हम लोग छत्तीसगढ़ में सरगुजा जो जिला है, जसपुर जिला है, उस समय लोगों को पता भी नहीं था कि ये 3 जो कानून है जो अध्यादेश के रूप में आया है, ये क्या है, कैसे है,
क्यों है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समर्थन मूल्य क्या है, लोगों को पता भी नहीं था। उस समय हम लोग जैसे अध्यादेश जून में आया और जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे कई चरण में आंदोलन किए, तो ये बात बराबर समझ में आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे देश का आंदोलन है और भारतीय किसान भारत के रीढ़ की हड्डी हैं। किसानों के बिना भारत में खुशहाली का कल्पना नहीं किया जा सकता है। और भारत सरकार चूंकि चुनी हुई सरकार है, लोगों के द्वारा सांसद बनाए गए हैं और सांसदों के द्वारा मंत्रिमंडल बनाया गया, उसमें से जिसको बहुमत मिला वो प्रधानमंत्री बन गए। 5 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है और हठधर्मिता भारत सरकार छोड़े। और मैं पुनः जो उत्तर भारत के किसानों का जो साहस है, धैर्य है, उसको मैं सलाम करता हूँ। और विशेषकर सिख भाइयों ने जब भी भारत के ऊपर विपत्ति आया है, सबसे पहले सिख धर्मावलंबी भाइयों के द्वारा हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, इतिहास गवाह है। और आज भी किसानों के साथ, मुस्तैदी के साथ पूरे देश में खड़े हैं। मैं उनको भी सलाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत देर से रूपसा उड़ीसा से जुड़ी हुई है। रूपसा, अपने आप को म्यूट करें, हमें सुन पा रहे हैं रूपसा? जी सर। आप हमारे इस किसानों के सब्जेक्ट पर जो डिस्कस चल रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि उड़ीसा राज्य में भी बहुत सारे किसान हैं और किसानों को लेकर जो लगातार देशव्यापी जो कल भारत बंद था, तो वहां पे क्या आंशिक असर रहा और आपके पास ताजा हालात क्या है? रूपसा, अपने विचार रखें। देखिए सर, एक तो पहली बात माफी चाहूंगी, मैं बड़े मुश्किल से जुड़ पाई प्रोग्राम में। एक बार जुड़ी थी तो भी नेटवर्क डिस्टरबेंस की वजह से सुन नहीं पाई ठीक से आज का डिस्कशन क्या चल रहा है, लेकिन मेनली शायद किसानों के ऊपर चर्चा चल रही है। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? और एक बार मेरा कहना यह है कि कल किसानों का 10 माह पूरा होने पर किसानों ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया था। इसकी आंशिक असर सभी राज्यों में देखा गया है, कहीं ज्यादा कहीं कम। उड़ीसा के हालात पर वहां के किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही है, इस बाबत कम से कम अपने हमारे देखने सुनने वालों को बताएं, और किसानों की समस्या को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए सर, मेरी हालत खराब होने के चलते मैं ज्यादा मीडिया में बिल्कुल भी मतलब एक्टिव नहीं हूँ फिलहाल। मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कल अगर बंदी किसानों ने अगर बंदी रखी थी, तो हो सकता है कि उड़ीसा के कुछ जिलों में जहां किसान जागरूक हैं उनको सपोर्ट जरूर किया होगा। मेरे नॉलेज में नहीं आया है। लेकिन किसानों की जो समस्या है वो सिर्फ किसानों की तो है नहीं, वो पूरे देश की समस्या है। किसानों को ये समझना होगा कि वो हर राज्य के किसान को जोड़ पाए, और ये सिर्फ किसानों की प्रॉब्लम नहीं है। आज भी किसान सबको समझाने में नाकामयाब है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है, लोगों को लग रहा है ये किसानों की प्रॉब्लम है, उनकी जमीन छिन जाएगी या उनको दुख तकलीफ होगी। ऐसा नहीं है। भारत की जनता जो है वो इससे महरूम है। उनको बताना पड़ेगा कि ये सबकी समस्याएं हैं। दूसरी बात, सिर्फ कृषि की समस्या नहीं है भारत में। मैंने पहले भी कहा है आपके प्रोग्राम में, आज फिर से कहूंगी कि कृषि जो के क्षेत्र में जो अभी ये बिल हम लोग वो देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले आपने देखा है कांग्रेस के टाइम में एलपीजी पास हुई, बिल बीजेपी ने लाया, कांग्रेस ने पास किया। सेज नाम का बिल पास हुआ, आप देखिए उसका कितना बुरा असर हो रहा है आज भारत पर। भारत ने बीजेपी आई, उसने मेक इन इंडिया का नारा दिया तो बहुत सारी कंपनीज को बुलाया। आज पूरा भारत जो है दिवालिया हो गया है। तो वो दिन दूर नहीं जब विदेशी लोग यहाँ के लोगों को
आज क्योंकि देश पूरा पूरा कर्ज में डूबा हुआ है और ये लोग न्यूज में बताने में लगे हुए हैं कि सरकार के पास पैसा ना होने के चक्कर में सरकार क्या कर रही है, जो सरकारी संपत्ति है वो निजी हाथों में बेच कर उन्हीं पैसों से जो है सरकार चला रही है और देश का भरण पोषण कर रही है। तो लोगों को, क्योंकि लोगों को इकोनॉमिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, जैसे भाटिया सर कह रहे थे, तो उन्होंने काफी बहुत अच्छे मुद्दे पर आज बात रखी। मैं थोड़ा सुन पाई थी, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, कि वहां पे माइग्रेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि वहां की सरकारें जो है, वहां उनके पास लेबर नहीं है, इसीलिए वो चाहती है कि किसान जमीन से आकर के वहां उनका काम करे। पर यहाँ क्या है, इंडिया में क्या है? इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, तो जहाँ जमीनों में, हमारे यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी भी इतनी वास्ट नहीं है, हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में भी पीछे हैं। तो सरकार ये जो कह रही है कि इससे किसान को फायदा हो रहा है, हमको पता है, बिल जो तीनों कानून है हम सब जानते हैं उसके बारे में। मेरा ये कहना है कि किसानों ने, जैसे हमारा हाथ है और इसमें जो 5 उंगलियां हैं, ये जब तक मिलती नहीं है मुट्ठी नहीं बनती है और ताकत भी नहीं पैदा होती, जिससे आप किसी को मुक्का मारे तो उसका कुछ बिगड़ जाए। उसी तरीके से किसान अगर अकेले अपने मुद्दों पर ही बोलेगा, अपने मुद्दे पर ही लड़ेगा, तो उसका कहीं भला नहीं होना है। और ये ऐसे 10 महीना क्या, ये शायद 5 साल, सरकार ने तो कहा है कि तुमको जितना बैठना है बैठ लो, हम बिल वापस नहीं लेने वाले हैं। तो इससे सीधा किसानों को समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी रणनीति में भूल चूक हो रही है। क्या भूल चूक हो रही है? तो वो आज भी भारत की जनता को भरोसा नहीं दिला पाई है कि वो जो भी कर रही है वो पूरे भारत की जनता के लिए कर रही है। इसमें भारत की जनता का सहयोग किसानों को चाहिए, और उस सहयोग को वो कैसे ला पाएगा? तो बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम है, आज अनएम्प्लॉयमेंट है, आज महंगाई बढ़ रही है, आज स्टूडेंट्स जो है इतना ज्यादा महंगी हो गई है शिक्षा, वो लोग मतलब जो है प्रॉब्लम में है, और बहुत सारी हमारा हेल्थ सेक्टर प्रॉब्लम में है। तो बहुत सारी चीजें हैं भारत में। तो अगर इन प्रॉब्लम्स को वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ करके बाकी लोगों का समर्थन ले पाए, तो मेरा ऐसा मानना है और मेरा भरोसा है कि सरकार मजबूर हो जाएगी। क्योंकि जब पूरी जनता एक तरफ और सरकार एक तरफ हो जाएगी तो सरकार को डर लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वोट भी तो चाहिए ना। ये सब तो वोट की राजनीति है, लेकिन वोट में भी आज आपको पता है कि कांग्रेस के टाइम में जो हमारी इंदिरा गांधी थी वो ईवीएम लाई, और आज सरकार को इसीलिए डर नहीं है कि उसको वोट जो है ईवीएम देता है, उसको जनता नहीं वोट देती। वो जहां चाहे जब चाहे जो है आपको पता है धांधली करके जीत रही है। तो इन सारे छोटे मुद्दों को अगर किसान अपने प्लेटफॉर्म से उठाए तो मैं 100% गारंटी देकर के कह सकती हूँ सरकार बैकफुट पे आएगी। बहुत शुक्रिया। और रूपसा जी, आपने अपनी अस्वस्थता के कारण भी अपनी प्रतिक्रिया उड़ीसा राज्य से हमें दी है, बहुत धन्यवाद आपका। और रोशनी जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो। ये कहना चाहती हूँ सर, मेरी तबीयत काफी खराब है। मैं हेलो जी जी सर। Rupsa bete, sorry to know about your health condition. We pray for your recovery. Please take care of yourself. Okay. Thank you sir. जी, बहुत शुक्रिया रूपसा। अपने ख्याल रखो अपना तबीयत का, और वाहिगुरु जी से हम प्रार्थना भी करेंगे कि आप जल्दी ठीक हो। रोशनी जी, हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो। बहरहाल रोशनी जी से हमारा डिस्कनेक्शन है, कोई बात नहीं। मैं लास्ट प्रतिक्रिया के रूप में दोबारा जसबीर भाटिया साहब के पास ही जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेहमानों की अपनी अपनी डबल बातें भी आ चुकी है। आज के इस कार्यक्रम की लास्ट कमेंट के लिए मैं भाटिया जी के पास दोबारा फिर अपनी प्रतिक्रिया के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। भाटिया साहब, आपकी जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, सभी लोगों ने अपनी बातें अपने अपने ढंग से विस्तार से किसानों के हित में बातें कही है। तो जिस ढंग से जो किसानों के हालात हैं, चाहे भारत में हो चाहे देश दुनिया में हो, हालांकि किसानों के इस आंदोलन को लेकर अमेरिका के किसानों ने भी
वहाँ के सिख भाइयों ने भी लगातार प्रोटेस्ट किया है और तमाम देश दुनिया के लोगों ने भी किया है। अभी भी जब मोदी जी वहाँ गए थे तो उनका विरोध भी उन्होंने जताया और इस बाबत हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं क्योंकि भारत का किसान दिनों दिन इस संघर्ष में एक लंबा खिंचता चला जाने के कारण काफी दुखी है और मुझे लगता है कि हमारे किसान अभी भी उस संघर्ष में लगातार जारी हैं और इस किसान आंदोलन को जीत कर ही वो हासिल करेंगे, फतह हासिल करेंगे, ऐसी उनकी उम्मीद है। जी भाटिया साहब। जी, जैसे आप सब ने कहा कि ये समस्या सिर्फ किसानों की नहीं है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये सारे देश की समस्या है। और ये कहना कि किसानों को चाहिए कि वो बाकी लोगों को भी उस समस्या का समाधान दे, उनको बताए ये समस्या से उनकी ही नहीं है, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन उनके पास कितनी क्षमता है इस बात करने के लिए? उनके पास कोई रेडियो स्टेशन नहीं है, उनके पास कोई, जहां जहां पॉसिबल होता है, मैं सुना है कई बार जगह, वो बेचारे कह रहे हैं देखो सिर्फ हमारी समस्या ही नहीं है, जैसे जितने आप सब भुगता है, कंज्यूमर है, ये आप सबकी समस्या है। लेकिन लोग नहीं समझे तो क्या करेगा कोई, उनको क्या कितना पहुंच सकते हैं, उनकी भी अपनी लिमिटेशन है। तो ये जो आप सब जैसे मिले हैं, आप वॉइस ऑफ मानवता टीवी है और आप सब जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आपका भी ये धर्म बनता है कि सच्चाई को आम जनता तक पहुंचाएं, सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, बाकी आम जनता कोई और समझाएं, अपने अपने नेबरहुड में, अपने जहां जहां आप रहते हैं वहां लोगों को समझाएं कि ये समस्या सिर्फ किसानों की नहीं है, सबकी समस्या है, आप सबकी समस्या है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जब देश जागरूक होगा, समझेगा, किसान अपनी पूरी मदद कर रहे हैं, जब वो बैठे हुए हैं तो कम जो लोग देखते हैं उनको समझ तो होना चाहिए भी ये समस्या हम तक कितना पहुंच सकती है। सब सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में लोगों का जीवन जो है इस वक्त डिस्टर्ब हो गया, नष्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भगवान से भी, सरकार से भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई सुनो बात, जनता की बात सुनो, जनता के हक में क्या, जनता के हक में काम करो, ना कि पूंजीपतियों के हक। बस यही कहूंगा और क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने दिल से किसानों की समस्या को हमारे लोगों तक अपनी भावना के माध्यम से रखा है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज के इस कार्यक्रम को, जो किसान आंदोलन को लेकर लगातार 10 महीने से जो शहीद हुए किसानों को लेकर उन्हें आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें हम श्रद्धासुमन अर्पित भी करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जो हिस्सा लिए उन सभी मेहमानों में टी.आर. खोटे साहब, डॉक्टर कृपाल सिंह जी, रोशनी मेघवाल जी, कुमारी रुखसा उड़ीसा से और ब्रिजेंद्र सिंह साहब जो नोएडा आगरा से हैं और संतोष साहू साहब, उन्होंने अपनी समय निकालकर हमारे आज के इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण विचार रखे। ब्रिजेंद्र सिंह साहब लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? ब्रिजेंद्र सिंह जी। बस मैं यही कहना चाहूंगा, समय आपके पास भी कम है, ये जो बात कही गई है, आइसोलेट नहीं होने देना है किसान को अगर सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि ये जो समस्या है किसान की, ये बात सही है कि समस्या किसान की है, लेकिन किसान की समस्या अकेले नहीं है, ये बात इसलिए बताई जा रही है कि उसको आइसोलेट नहीं होने देना। जब तक किसान की लीडरशिप ये बात नहीं समझती कि उनको आइसोलेट होने से कैसे बचाना है, उत्तर प्रदेश में खासतौर से मैंने देखा है कि उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, इस मामले में कदम आगे बढ़ाया, उसमें सही किस्म के लोगों को आकर के लोगों को जोड़ा जाए, अलग थलग न पड़ने दिया जाए किसान को, तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद जी, ये बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट के लिए जयंती जी हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं तो लास्ट कमेंट अपनी दें और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जयंती खोटे जी, वो शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही है। बहरहाल उन सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे और आज के इस कार्यक्रम को जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण चर्चा की है, इसको वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें।
ताकि हमें आपकी दी हुई प्रतिक्रिया के माध्यम से हम आने वाले समय में और भी किसानों की मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हो सके। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहूंगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार। और सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं।